आपने अब तक पढ़ लिया था एसिड बेस क्या है, उनके आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, लेविस बेस कॉन्सेप्ट, लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, आपने पढ़ लिया था ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, आपने पढ़ लिया था एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब थोड़ा सा आज बात कर लेंगे हम एसिड बेस के किसके बारे में, यूजेस के बारे में। हम एसिड बेस के यूजेस के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे आज पीएच स्केल क्या होती है, हम बात करेंगे इस पीएच स्केल की हमारी डेली लाइफ में यूटिलिटी क्या है, इन सब बातों पर हम आज बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। और हम बात कर रहे हैं सबसे पहले पीएच स्केल पे। तो देखो बेटा, पीएच जो वर्ड है अपने आप में दो लेटर से मिलके बना है, पी एंड एच। तो पीएच के बारे में सबसे पहले हमें बताया सोरेनसन ने। किसने बताया? सोरेनसन ने बताया। इन्होंने 1909 में सोरेनसन ने पहली बार पीएच के बारे में बताया। पीएच में ये जो दो वर्ड पी और एच हैं, ये दो डिफरेंट वर्ड हैं। पी लिया गया पोटेंज से, और पोटेंज का मीनिंग होता है पावर, और एच आया हाइड्रोजन आयन के लिए, मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। तो ये पीएच स्केल है, इसके बारे में 1909 में सोरेनसन ने बताया। और ये स्केल हमें क्या बताता है? ये स्केल हमें पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन के बारे में बताता है। आइए बात करते हैं पीएच को डिफाइन कैसे करें। तो बेटा समझिए पीएच क्या होता है। मैथ्स के अकॉर्डिंग सिंपली होता है पीएच इक्वल टू -log(10) कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। बेटा कॉन्सेंट्रेशन किसे कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन का सिमिलर वर्ड है एक्टिव मास। कॉन्सेंट्रेशन का सिमिलर वर्ड है इसका एक्टिव मास। इसके बारे में भी आपको पहले थोड़ा बहुत बताया था मैंने, 6th लेसन में बात हुई थी हमारे बीच में। एक्टिव मास क्या होता है? आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे हैं, और क्लास ज्वाइन कितने कर रहे हैं? 20 बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब एक्टिव मास क्या है आपकी क्लास का? टोटल मास भले ही 40 है, लेकिन एक्टिव मास वो है जो स्टडी में पार्टिसिपेट कर रहा है। उस मास की बात करें तो वो कितना है? 20 है ना। तो स्टडी में पार्टिसिपेट करने वाला मास 20 है, तो वही आपका एक्टिव मास है, वही आपकी कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है, वो स्पीड इस एक्टिव मास या कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा एक्टिव मास है, रिएक्शन उतनी ही बेटर स्पीड से चल रही है। अरे भाई टोटल मास 40 है, आज उसमें से 20 यानी 50% बच्चे क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। अगर ये बच्चों का नंबर बढ़े, ये 30, 35 या 40 तक पहुंच जाए, इसका मतलब अपनी स्टडी उतनी ही बेटर चल रही है। तो सिंपल सी बात हो गई कि किसी भी रिएक्टेंट का वो पार्ट, वो मास जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसे हम उसका एक्टिव मास या कॉन्सेंट्रेशन कह देते हैं। किसी भी रिएक्टेंट का वो मास जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसे हम उसका एक्टिव मास या कॉन्सेंट्रेशन कह देते हैं। इस कॉन्सेंट्रेशन को शो करने के लिए आप क्या करते हैं? जिस भी कंपाउंड को आप लिख रहे हैं, जैसे यहां आप बात कर रहे हैं इसकी, ये है H+ आयन, लेकिन जैसे इस H+ आयन को आप क्या करते हैं? ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। जैसे इस H+ आयन को आप क्या करते हैं? ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ये बन जाती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ये क्या बन जाती है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। यानी ये H+ है, लेकिन ब्रैकेट में बंद करते इसको क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, एक्टिव मास ऑफ H+ आयन। देन व्हाट इज पीएच? नेगेटिव लोगरिथम। लॉग मींस लोगरिथम। नेगेटिव लोगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज नोन एज pH। नेगेटिव लोगरिथम ऑफ concentration of H+ ion, negative logarithm concentration of H+ ion is known as pH। जैसे थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है ना, वैसे ही आपकी पीएच क्या करती है?
ये किसी सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। इस pH के बेस पे ये बताया जा सकता है कि जो मीडियम है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो pH को डिफाइन क्या करें आप, तो आप इसके बारे में याद रखें। pH scale was given by Sorensen in 1909. According to Sorensen, negative logarithm of concentration of H plus ion is known as pH. pH is used to measure the acidic, basic or neutral nature of the solution. Okay? अब आगे बात करें। आपने कहा ये H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और आपको एक बात सर ने बता दी थी। सर ने क्या बता दी थी आपको एक बात, कि H प्लस आयन जो है ये फ्री स्टेट में नहीं रहते। जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H प्लस आयन वाटर के साथ जुड़कर एक नया आयन बना लेते हैं, आपको बताया हुआ है H3O प्लस, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो ऐसा भी कह सकते हैं pH इक्वल टू माइनस log base 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। दोनों ही अपनी जगह pH है। नेगेटिव लोगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन भी pH है, और नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन भी क्या है, pH है। ओके, अब आगे बढ़े। आप बात कर रहे हैं सर वाटर जो होता है ना, वाटर के पास दोनों आयन होते हैं। वाटर जब डिसोशिएट होता है, वाटर जब डिकम्पोज होता है, तो दो तरह के आयन बना सकता है, H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, हमने पढ़ा था प्योर वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जो वाटर न्यूट्रल होता है वो कब न्यूट्रल होगा, जब उसमें H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, सेम हो, तभी वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट में बंद करते हैं, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे आप इसे, OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो फॉर प्योर वाटर, प्योर वाटर में क्या होती है, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होती है। और हम जानते हैं ये लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, यानी ये न्यूट्रल नेचर शो करता है। तो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन में इन दोनों आयनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। साइंटिस्ट ने मेजर करके पता लगाया वो कितनी होती है, तो उनको पता लगा वो कॉन्सेंट्रेशन होती है 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर। ये मोल पर लीटर बेटा कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट है। ठीक है, तो 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन होती है किसकी, H प्लस आयन की भी और OH माइनस आयन की भी। सही है, इसका मतलब प्योर वाटर में H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, और वो कितनी है, 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर है। इसका मतलब अगर कोई एसिडिक है, तो मैंने पहले कहा था एसिड नेचर का रीजन क्या है, उसमें H प्लस आयन का प्रेजेंट होना। तो अगर कोई एसिडिक है, इसका मतलब उसमें H प्लस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इस 10⁻⁷ से ज्यादा है, या दूसरे वर्ड में कहिए कि वो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है। अगर आपके लिए कोई बेसिक है, तो बेसिक में क्या होगा, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 × 10⁻⁷ से क्या है, कम है, या दूसरे वर्ड्स में कहिए OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन से क्या है, कम है। रिपीट करता हूं आपके लिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा प्योर वाटर न्यूट्रल होता है, और वाटर में दो आयन होते हैं H प्लस एंड OH माइनस। इसका मतलब वो न्यूट्रल है, इसका मतलब उसमें H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है। मैंने कहा साइंटिस्ट ने पता लगा के बताया कि 25 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर में H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर होती है। अब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाए OH माइनस से, तो H प्लस ज्यादा हो गए, H प्लस किसकी नेचर में होते हैं, एसिड की में ना, तो ऐसे में सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा आपका, एसिडिक हो जाएगा। और जब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन से कम हो जाए, तो ये सॉल्यूशन आपके लिए क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। और जब दोनों इक्वल थे तो आपके लिए कैसा हो गया था, न्यूट्रल हो गया था। सिंपल सी बातें हैं बेटा। ठीक है, H प्लस OH माइनस दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है,
तो क्या हो गया, न्यूट्रल। H प्लस की ज्यादा हो इससे तो एसिडिक ज्यादा होगी, मतलब 10⁻⁷ से ज्यादा होगी। ठीक है, अब आप मुझे एक बात दिमाग में सोच के बताइए कि एक जगह H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 × 10⁻⁸ है। 1 × 10 कितनी है, -8 है। मैं कह रहा हूं जब ये कॉन्सेंट्रेशन 1 × 10⁻⁷ हो तो न्यूट्रल, और 10⁻⁷ से कम हो तो बेसिक, और 10⁻⁷ से ज्यादा हो जाए तो एसिडिक। तो 10⁻⁸ 10⁻⁷ से बड़ा है या छोटा है? चैट बॉक्स पे लिख के आप मुझे आंसर दे सकते हैं। 10⁻⁸ अगर 10⁻⁷ से क्या है, छोटा है। 10⁻⁸ अगर -7 से क्या है, छोटा है, तो सॉल्यूशन आपका कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। और अगर 10⁻⁸ 10⁻⁷ से बड़ा होता है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा आपका, एसिडिक हो जाएगा। बताना आपको है, मैंने पूछा क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन ये दी हुई है, बताओ सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। शर्त यह है कि एसिडिक के लिए 10⁻⁷ से ज्यादा होनी चाहिए और बेसिक के लिए 10⁻⁷ से कम होनी चाहिए। तो चैट बॉक्स में आपने लिखा नहीं अभी तक आंसर, क्या होना चाहिए बेटा आपको? चलिए मैं ही बताता हूं, मैं ही बता देता हूं। यहाँ बिल्कुल आंसर मेरे पास आने लगे हैं, बेसिक 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 बेसिक, ये आंसर आने लगे हैं सभी के। इट मींस 10⁻⁸ माइनस में ये पावर है, और जब पावर माइनस में होती है तो वास्तव में उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो देखिए यहाँ पर 10⁻⁷ के कंपेयर में 10⁻⁸ क्या है, 10⁻⁷ के कंपेयर में 10⁻⁸ छोटा है। तो जब H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ से कम होगी तो हम करें सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। इसलिए हमारा सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है। ठीक है, तो बात को समझ गए होंगे आप अब तक। क्या समझ गए आप ये समझ चुके हैं कि सर H प्लस आयन और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन न्यूट्रल में सेम होती है, एसिडिक में H प्लस ज्यादा होते हैं और बेसिक में OH माइनस ज्यादा होते हैं। न्यूट्रल के लिए ये क्या है, आ जाइए देखते हैं हम वापस से। अब आगे बढ़े, मैं pH कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको। एक हम एक क्या कर रहे हैं, pH कैलकुलेट करके देख रहे हैं। हमने कहा सर pH का फॉर्मूला है -लोगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। सपोज कीजिए कहीं पर आपको H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे दी गई 10⁻⁹, ये H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे दी। इस वैल्यू को वहां पुट अप कीजिए बेटा, तो pH इक्वल टू -log10, और यहां H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आपको कितनी दी है, 10⁻⁻10। बेटा मैथ्स आप सब पढ़ते हैं, मैथ्स में आप क्या पढ़ते हैं उस पर बात करते हैं। मैथ्स में आप ये पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है log a⁻x, ऐसी कोई पोजीशन है, तो उसको सॉल्व करते वक्त क्या होता है, जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है, और हम इसको क्या लिखते हैं, x log a लिखते हैं। तो यहां वो a कौन है, यहां वो a कौन है, 10 है, सही है। यहां वो x कौन है, उसकी पावर -10 है, तो उस -10 को मैंने 9 दिया, चलो सवाल में तो 9 कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 9 उसकी पावर है। लेके आइए पहले नेगेटिव को बाहर रखिए, log a की पावर x को सोल्व करने के लिए x को पहले लाइए, यानी -9 को पहले लाइए, और ये हो गया log बेस 10 और ये 10। अब मैथ्स में हम ये चीज पढ़ लेते हैं कि किसी चीज का बेस 10 हो और साथ में यहाँ 10 रखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, कितनी, 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसकी जगह क्या पुट अप कर देंगे आप, 1 पुट अप कर देंगे, तो -9 × 1 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। -9 माइनस माइनस प्लस, pH कितनी आ गई, 9। pH कितनी आ गई, 9। यानी जब H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁹ थी तो pH 9 आ रही थी,
अगर इसी कॉन्सेंट्रेशन को आप देखिए कितनी कर लें, 6 कर लें, तो जाहिर बात है यहाँ पहले क्या आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा, और यहाँ पहले 6 आ जाएगा, तो सोल्व करने पर वही -6 × 1 -6 और माइनस माइनस प्लस होके ये क्या बन जाएगा 6, यानी पीएच कितनी हो गई 6 हो गई। अब दिमाग लगाइए आप जरा सा, क्या दिमाग लगाना है, बहुत बड़ा नहीं लगाना आपको। कंडीशन क्या क्या हो गई, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ 10 का पावर जितना भी नेगेटिव है पीएच उसका पॉजिटिव आंसर हो जाता है। अगर यहाँ 10 की पावर -9 था तो पीएच 9 हो गया था, 10 की पावर -6 था तो पीएच 6 हो गया था, और 10 की पावर -7 था तो पीएच क्या हो गया था 7 हो गया था। ठीक है, तो अब देखो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 3 है आपके पास, एक 10 की पावर -7, एक 10 की पावर -9 और एक 10 की पावर -6। सबसे बड़ी कौन सी है, किसमें H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, जिसमें नेगेटिव में पावर सबसे कम है, यही होता है ना, तो सबसे बड़ा ये हो गया। सही है, उससे छोटा 10 की पावर -7 और उससे छोटा 10 की पावर -9। सबके लिए पीएच कैलकुलेट करी, तो आपने कहा सर इन सबकी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुटअप कर दीजिए। पुटअप करने पर इसका आंसर आया 6, इसका आंसर आया 7 और इसका आंसर आया कितना 9। अभी आपने क्या कहा कि सर प्योर वाटर में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -7 होती है। प्योर वाटर में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर कितनी होती है -7 होती है, और प्योर वाटर क्या होता है न्यूट्रल होता है। इसका मतलब सर जिसकी pH 7 है वो क्या है न्यूट्रल है। फिर आपने कहा था सर जो एसिडिक होगा उसमें H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -7 से ज्यादा होनी चाहिए। फिर 10 की पावर -6 -7 से ज्यादा है कि नहीं, ज्यादा है ना, तो इसके लिए pH कितनी आ रही है 6, यानी 7 से कम आ रही है। यानी जिसमें H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है रियल में उसके लिए pH की वैल्यू क्या होती है कम होती है। तो बच्चे के दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि pH 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से कम है तो एसिडिक है। और देखिए अगर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10 की पावर -9 है, 10 की पावर -9 10 की पावर -7 से क्या है छोटा है ना, यानी H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो कम है, लेकिन देखो pH की वैल्यू क्या आ रही है 9, ये ज्यादा आ रही है। इसका मतलब जिनके लिए pH 7 है वो न्यूट्रल, 7 से कम है वो एसिडिक, 7 से ज्यादा है वो बेसिक। ये pH स्केल हो गई सिंपल से। यानी आपसे कोई पूछ ले कि ये सॉल्यूशन pH, ये सॉल्यूशन एसिडिक है, तो सीधा आंसर दो उसका कि जो एसिडिक है, इसका मतलब इस सॉल्यूशन की pH लेस देन 7 है, या दूसरे वर्ड्स में कहिए इसमें H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -7 से ज्यादा है, इसलिए ये एसिडिक है। ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है, क्यों, तो आप कहिए इस सॉल्यूशन में H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, मींस इसके लिए pH की वैल्यू 7 है, इसलिए ये न्यूट्रल है। किसी को कहे बेसिक है क्यों, एल्केलाइन है क्यों, तो जवाब दीजिए कि इस सॉल्यूशन के अंदर pH की वैल्यू मोर देन 7 है, इसलिए एल्केलाइन या बेसिक होगा। ठीक है बेटा, अब आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती है, इसीलिए बनने वाले सॉल्ट के सॉल्यूशन की pH 7 होती है और वो सॉल्ट न्यूट्रल होता है। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से रिएक्ट करता है तो इन H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, जिससे pH की वैल्यू 7 से या 7 से कम हो जाती है, और pH की वैल्यू 7 से कम हो जाती है, इसलिए ऐसा सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है। और जब कोई वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है तब H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -7 से कम हो जाती है, इसलिए pH मोर देन 7 हो जाती है, और मीडियम कैसा होता है एल्केलाइन होता है। तो ये बात हो गई अपने बीच pH स्केल के बारे में। अब हम बात करते हैं कि pH की यूटिलिटी क्या है, इस pH का हमारी डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके बात करें हम। तो आपको याद रहेगा कि सोरेनसन ने pH के बारे में बताया, और H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन का नेगेटिव लोगरिथम में pH होता है, जब ये 7 होता है तो न्यूट्रल, जब ये लेस देन 7 है तो एसिडिक,
मोर देन 7 है तो बेसिक। तो एक स्केल बन जाएगी बेटा आपके पास पीएच की। पहले तो स्केल के सेंटर में क्या है 7, स्टार्टिंग में क्या है 0 और यहाँ क्या है 14। तो आपको याद रख लेना चाहिए कि जिनके लिए पीएच 7 है वो न्यूट्रल है और 7 किसके लिए है प्योर वाटर के लिए। एक सेकंड बेटा बोल। काम आ रहा है अभी बोल। 8:30 8:20 पे लेके जाना। हाँ आइए हम बात कर रहे हैं जिसके लिए पीएच 7 है वो न्यूट्रल है, तो उसका एग्जांपल नाम रखिएगा प्योर वाटर। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां पर पीएच 0 से ज्यादा लेकिन 7 तक हो सकती है, 0 से 7 के बीच में लाई करती है, मीन्स जो एसिडिक है। तो देखिए यहाँ कौन कौन लाई करते हैं बीच में। एक तो गैस्ट्रिक जूस, आपको पता है गैस्ट्रिक जूस सेकंड लेसन में डाइजेशन पढ़ते हैं। डाइजेशन में हम पढ़ते हैं कि स्टमक की ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl सिक्रेट करती हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl सिक्रेट हो रहा है ना, इसीलिए देखिए तो जो गैस्ट्रो पार्ट ही कौन सा है आपके स्टमक को ही गैस्ट्रो कहते हैं। तो गैस्ट्रो से या स्टमक से जो जूस निकलता है HCl सहित उसमें एंजाइम्स होते हैं, उसी को क्या कहते हैं गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो उस गैस्ट्रिक जूस की पीएच 0 से 7 के बीच में होती है, ये आपको पता रहना चाहिए। इसके अलावा आप पढ़ते हैं एसिड रेन होती है एक, कई बार सुनते हैं हम एसिड रेन 8th में ही आ जाती है। तो एसिड रेन क्या होती है, जो आपकी इंडस्ट्रीज है वहां से निकलने वाली CO2 गैस, वहां से निकलने वाली NO2 गैस, वहां से निकलने वाली SO2 गैस एटमॉस्फेयर की वाटर से रिएक्ट करती हैं और एसिड का फॉर्मेशन कर लेती है। जैसे ये बना लेता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये बना लेता है यहाँ HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये बना लेता है यहाँ H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और ये एसिड क्या होता है फिर रेन के साथ नीचे आता है, इसी को आप क्या कह देते हैं एसिड रेन। तो इस एसिड रेन में इस गैस्ट्रिक जूस में दोनों में पीएच कहां से कहां होती है 0 से 7 के बीच में होती है। इसी तरह से देखिए 7 से 14, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। 7 से 14 पीएच किस किस में होती है आपका ब्लड, आपका जो ब्लड है इस ब्लड की पीएच 7.4 होती है। 7 पे न्यूट्रल और 7 से थोड़ी सी ज्यादा हो गई, यानी ये बेसिक है लेकिन स्लाइटली बेसिक है, वीक बेस है आपका ब्लड। तो आपके ब्लड की पीएच कैसी होती है बेसिक होती है। कितनी होती है आपको याद रहनी चाहिए 7.4 आपके ब्लड की पीएच होती है। इसी तरह से बेटा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादातर डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो उस स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो वहां से जो जूस निकलता है ना उसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। उसको क्या कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। तो इस इंटेस्टाइनल जूस की पीएच भी क्या होती है बेसिक होती है, यानी स्टमक में डाइजेशन के समय मीडियम एसिडिक रहता है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के समय मीडियम कैसा होता है बेसिक होता है। इसके अलावा आप याद रखें ब्लड में तो है ही, इंटेस्टाइनल जूस में भी है। इसके अलावा आप जो टूथ ब्रश करते हैं वो टूथ ब्रश भी कैसी नेचर के होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। क्या फायदा है उनका अभी आगे डिस्कस करेंगे बेसिक होने से। इसके अलावा और बेसिक कहाँ देखने को मिलता है आपको, टूथब्रश में आप देख रहे हैं, ब्लड में भी आप देख रहे हैं, इंटेस्टाइनल जूस भी आपका कैसा है बेसिक ही है। ठीक है, तीनों जगह क्या देखने को मिल रहा है बेसिक नेचर देखने को मिल रही है। और याद रखिए आपकी बॉडी का ब्लड बेसिक है, मतलब बॉडी के अंदर मीडियम एल्केलाइन ही होता है जनरली। केवल एक स्टमक ऐसा पार्ट है जहां मीडियम एसिडिक होता है, बाकी पूरी बॉडी में हर जगह बेसिक मीडियम रहता है। और आप सिक कब होते हैं, आप इल कब होते हैं, आप बीमार कब होते हैं, जब आपकी ये पीएच लेस देन 7 आ जाती है। ये मीडियम बेसिक से एसिडिक कन्वर्ट होता है ना, वैसे ही आपकी बॉडी में कई तरह की डिजीज होना शुरू हो जाती है।
इसलिए बॉडी का मीडियम हमेशा कैसा मेंटेन करना चाहिए, बेसिक मेंटेन करना चाहिए। ये कुछ बेसिक बात है। अब बात करते हैं पीएच का यूज क्या है, उसकी बात कर रहे हैं। तो पहली बात आती है कहां पर, डाइजेशन के काम। तो डाइजेशन के समय इसका क्या यूज है, डाइजेशन में ये एक पॉइंट है टू रिमूव एसिडिटी, एसिडिटी को हटाने के लिए। अभी अभी सर ने आपको बताया कि जो स्टमक होता है इससे एक जूस सिक्रेट होता है जिसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। उस गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एस्टर होता है। उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एस्टर होता है। ठीक है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, मीडियम को एसिडिक बना देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, मीडियम को एसिडिक बना देता है। ठीक है साहब, ये मीडियम को क्या करेगा, एसिडिक बनाएगा। कई बार क्या होता है, हम वक्त पे खाना नहीं खाते। तो जब हम वक्त पे खाना नहीं खाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो स्टमक है उससे HCl सिक्रेट होता है, लेकिन उसको काम करने के लिए फूड नहीं मिलता। तो स्टमक की वॉल पे ही क्या करने लगता है, वुंड्स करने लगता है, घाव करने लगता है। इसको हम कहते हैं अल्सर। तो इस HCl के एक्सेस सिक्रेशन के कारण आपके स्टमक की वॉल में वुंड्स हो जाते हैं। इस प्रोसेस को आप अल्सर कहते हैं। और साथ ही क्या होता है, आपके स्टमक में गैस बनने लगती है, जो आप कहते हैं सर एसिडिटी हो गई, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज हो जाएगी, एसिडिटी बनेगी, तो आप क्या कहते हैं, इनोन एसिडिटी कौन, कि हम इनो लेंगे, इनो लेने से एसिडिटी चली जाएगी। तो इनो भी क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है। तो बेसिक सॉल्ट आप यूज करते हैं तो बेस क्या करता है, अंदर जाकर के इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके अलावा एसिडिटी को कम करने के लिए एक वीक बेस को यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में मैंने आपको बताया था। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस। तो जाहिर बात है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में OH है, यानी ये बेसिक नेचर का होता है। तो जैसे ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपके स्टमक में जाता है, वहां जाके एक्सेस क्वांटिटी में जो HCl है ये उससे रिएक्ट करता है और इनके बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है इस तरह से। और ये इस एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है और आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो जो एसिड को खत्म कर दे वो एसिड का एनिमी है, उसको कहते हैं एंटा एसिड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज एंटा एसिड के रूप में एसिडिटी को रिमूव करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट यूटिलिटी, दोबारा सुन लीजिए। सर ने क्या कहा, मैंने आपको बताया कि हमारे डाइजेशन की प्रोसेस में स्टमक से हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होता है। जब हम समय पे खाना नहीं खाते हैं, फूड नहीं लेते हैं, तो ऐसी पोजीशन में जो स्टमक में HCl सिक्रेट होता है वो क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन और स्टमक में अल्सर की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। साथ ही हम कहते हैं कि गैस बनने लगी, मीन्स एसिडिटी हो जाती है। तो ऐसे में इस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, जो बेसिक होने के कारण इस एसिड को क्या कर देता है, वहां पर न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी से रिलीफ मिल जाता है। ये वेरी फर्स्ट यूज। सेकेंड, डिके ऑफ टीथ, दांतों का गिरना, ये भी एक प्रोसेस होती है, दांत कमजोर होने लगते हैं। तो डिके ऑफ टीथ क्यों होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको मालूम है कि आपके टीथ आपकी बकल कैविटी है ना, बकल कैविटी में होते हैं। ये जो बकल कैविटी होती है बेटा, ये जो बकल कैविटी है इसकी pH कितनी है, 6.5। न्यूट्रल कितने पे होती है, 7। यानी जनरली हम बात करें ना, देखते हो सुबह सुबह हम उठते हैं, खट्टी डकार आती है कई बार लोगों को। खट्टा तो एसिड ही है ना। तो एसिडिटी के कारण, एसिड होता है आपके माउथ में, उस एसिड के कारण
आप कोई भी चीज जो लेते हैं वो भी उतनी बढ़िया नहीं लगती है। तो थोड़ा सा आपको पहले ब्रश करना होता है। क्यों करते हैं कि हमारी बकल कैविटी की पीएच 7 से स्लाइटली कम 6.5 होती है। अगर आप ब्रश नहीं करेंगे, क्या होता है, आप रात को खाना खा के सो जाते हैं, आप ब्रश नहीं करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि अंदर के अंदर जब आप ब्रश नहीं करते हैं तो अंदर के अंदर क्या होता है, आपकी बकल कैविटी के अंदर बैक्टीरिया क्या करते हैं, फूड मटेरियल को डिकम्पोज कर देते हैं। और बैक्टीरिया फूड मटेरियल को डिकम्पोज करके अंदर क्या बनाते हैं, एसिड्स बनाते हैं। यहाँ कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनने वाला है, यहाँ कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनने वाला है, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आप क्या खा के सोए हो। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एसिड का नाम नहीं है साहब, हमारे बकल कैविटी में कौन सा एसिड बनेगा कौन सा एसिड नहीं बनेगा। सिर्फ इतना याद रखें कि आप क्या खा के सोए हो उसके अकॉर्डिंग क्या कोई ना कोई एसिड बनता है। जनरली वो ऑर्गेनिक एसिड होंगे जिनमें कार्बन होंगे, ठीक है, वो वीक एसिड होंगे, इसीलिए उनकी पीएच देखो जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना उसकी पीएच उतनी ही कम होगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 HNO3 इनकी पीएच 0 to 1 होती है सबकी, और 1 से जितना 7 की तरफ जा रहे हैं यानी न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी एसिडिक नेचर क्या हो रही है, कम हो रही है। तो मैं बता रहा हूँ बकल कैविटी में क्या है, पीएच 6.5 है ना। तो बकल कैविटी में जब पीएच 6.5 है, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पीएच 6.5 है यानी स्लाइटली एसिडिक है ये। तो जब आप ब्रश नहीं करेंगे कई दिनों तक तो धीरे धीरे क्या होगा, ये एसिडिक पीएच जो है ये डिक्रीज होने लगेगी। और जैसे ये पीएच 5.5 से नीचे आएगी यानी एसिडिटी बढ़ जाएगी, 7 से बिलो चलते जा रहे हैं ना, 5.5 से नीचे आएगी वैसे ही एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और वो इतनी बढ़ जाएगी कि आपकी टीथ के ऊपर एक मटेरियल की लेयर होती है, हार्डेस्ट मटेरियल होता है ये आपकी बॉडी में, इनेमल। तो इस एसिड की वजह से, एसिड की नेचर कोरोसिव होती है, ये हर चीज को काटता है। तो क्या होगा, बकल कैविटी की पीएच जो 6.5 है जैसे ये डिक्रीज होती हुई 5.5 के बिलो जाएगी वैसे ही आपकी टीथ के इनेमल का डिके होना शुरू हो जाएगा, यानी आपके टीथ पर से इनेमल की लेयर हटना शुरू हो जाएगी। और इस इनेमल की वजह से आपके टीथ हार्ड होते हैं बेटा। जैसे ये इनेमल हटेगा आपके टीथ वीक हो जाएंगे और अब उनका डिके शुरू हो जाएगा, उनका गिरना शुरू हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए, ये कोशिश करनी चाहिए कि बकल कैविटी की पीएच 6.5 से नीचे नहीं जाए। इसीलिए हम रोज क्या करते हैं, टूथब्रश करते हैं। टूथब्रश करते हैं तो उसमें जो टूथपेस्ट आप यूज करते हैं उस टूथपेस्ट की यूज जो नेचर है वो कैसी होती है, बेसिक होती है। जब बेसिक नेचर के टूथपेस्ट को आप यूज करते हैं तो बकल कैविटी में प्रेजेंट एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और पीएच को मेंटेन रखता है और आपकी टीथ को गिरने से रोकता है। इसीलिए हमें ब्रश जरूर करना चाहिए और हो सके तो रात के खाने के बाद जरूर कर लेना चाहिए ताकि आपके टीथ में कोई फूड पार्टिकल्स बचे ही नहीं जिनको बैक्टीरिया डिकम्पोज कर सके और एसिडिटी को बढ़ा सके, ठीक है। तो सेकंड है डीके ऑफ टीथ। याद क्या रखना है कि बकल कैविटी की पीएच कितनी होती है, 6.5, और एनिमल का डीके किस पीएच पर स्टार्ट होता है, बिलो 5.5 पर डीके स्टार्ट होता है। कैसे रोक सकते हैं, टूथपेस्ट के थ्रू जो बेसिक नेचर का होता है और क्या करता है, बकल कैविटी में प्रेजेंट एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और पीएच को मेंटेन रखता है। ये सेकंड बात हुई डीके ऑफ टीथ को लेकर के, ठीक है। डीके ऑफ टीथ पर हमने बात कर ली। थर्ड, एसिड रेन। थर्ड है आपकी क्या, एसिड रेन। अभी आपको बताया कि हमारी जो इंडस्ट्री है, हम जो मोटर व्हीकल्स ऑटोमोबाइल्स यूज कर रहे हैं, उन ऑटोमोबाइल से जो आपकी पॉल्यूटेंट गैसेस निकल रही हैं, CO2, NO2, SO2, सब एसिडिक नेचर की होती है। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाती है और ये एसिड रेन के साथ जब नीचे आता है तो इसी को एसिड रेन कहते हैं। और इस एसिड रेन की वजह से क्या होता है, एक्वेटिक प्लांट्स और आपके एनिमल्स को तो हार्म्स होता ही होता है। होगा भाई, क्या होगा, आपको जो प्योर वाटर, वही बात, अगर प्योर है वाटर है किसमें, पॉन्ड्स में, ठीक है। पॉन्ड्स का वाटर क्या है, प्योर है, सी वाटर है आपका,
तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा, रिवर्स का वाटर है तो वहां पर रहने वाले प्लांट और एनिमल इजी वे में सर्वाइव करेंगे। लेकिन जब ऊपर से एसिड आएगा तो एसिड की वजह से पीएच की वैल्यू डिक्रीज होगी और इन प्लांट्स और एनिमल की ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या होंगे, हार्म्स पैदा होंगे, नुकसान पैदा होंगे, यहाँ पर एडवर्स कंडीशन आएंगी। सेकेंडली आप देखते हैं जो ताजमहल बना हुआ है आगरा में, आजकल अगर उसको हम देखने जाएं तो उसका जो मार्बल है वो थोड़ा येलोइश होने लगा है। रीजन क्या है कि आगरा के आसपास शुगर इंडस्ट्री इतनी ज्यादा है कि वहां से पोल्यूटेंट के रूप में ये SO2 गैस खूब निकलती है और ये SO2 गैस क्या करती है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। एसिड रेन के रूप में जब वो सल्फ्यूरिक एसिड गिरता है आपके ताजमहल के मार्बल के कांटेक्ट में आता है तो उस मार्बल का ये डिके करता है, उस मार्बल का भी ये क्या करता है, डिके करता है, जिससे ताजमहल का मार्बल क्या हो गया है, येलो हो गया है। इसलिए यहाँ पर फिर ध्यान रखने वाली बात है कि इन पोल्यूटेंट गैसेस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये एसिड रेन क्या करेगी, आपके इकोसिस्टम को क्या करेगी, एडवर्स इफेक्ट डालेगी, उसे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी, हार्म पहुंचाएगी। ठीक है, दूसरी बात आपको कह दी, ताजमहल को भी नुकसान पहुंचा रही है। तीसरी चीज, एसिड रेन कोई पानी में तो नहीं गिरेगी, वो तो हर जगह गिरेगी, लैंड पे भी गिरेगी। तो लैंड की सोइल पर जब एसिड रेन से एसिड आएगा तो क्या होगा, सोइल की एसिडिटी बढ़ जाएगी बेटा, और सोइल की एसिडिटी बढ़ जाती है तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, वो स्ट्राइल हो जाती है, उसमें अब क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होता, यील्ड जो है क्रॉप की वो कम हो जाती है। तो क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किसान उसमें क्या करता है, किसान उसमें चूना, कैल्शियम कार्बोनेट मिलाता है उसमें। तो इस चूने को मिलाने का क्या फायदा है, चूना बेसिक नेचर का होता है, तो जब बेसिक चूने को या कैल्शियम कार्बोनेट को किसान क्या करता है, एसिड्स भी डालते हैं ना, राख, तो जनरली वो एस भी बेसिक नेचर की होती है इसीलिए डाली जाती है। तो एसिड्स है, चूना है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इनको क्या करते हैं आप, जब मिक्स करते हैं किसमें, सोइल में, तो ये उसकी एसिडिटी को कम कर देते हैं और सोइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। तो ये तीसरी यूटिलिटी डेली लाइफ में पीएच की जानकारी जहां आपको होनी चाहिए कि एसिड रेन के थ्रू हार्म्स हो रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए क्या करते हैं, फर्टिलिटी सोइल की बनाए रखने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, उसमें डालते रहते हैं समय समय पर चूना, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और अब नेक्स्ट देखें और कहाँ यूज है। आपने स्टमक से एसिडिटी रिमूव कर दी, बकल कैविटी में टूथ के डीके को रोक दिया, एसिड रेन था उसकी भी बात हो गई, सोइल की फर्टिलिटी पर भी बात हो गई कि उसको भी क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, वो एसिड रेन से भी कम हो सकती है और दूसरे किसी रीजन से भी कम हो सकती है, तो उसको भी हम यहाँ क्या कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। और इसके अलावा कौन सी चीजें हैं उन पे भी हम बात करें। एक है स्टिंग ऑफ इंसेक्ट्स, कीटों के डंक की बात करता है। कई बार आपको कोई हनी बी है, कोई रेडेंट है, कोई वेस्प है, ये क्या करते हैं, काट लेते हैं, बाइट कर लेते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको जलन होती है, बर्निंग फीलिंग आती है आपको। तो जो बर्निंग वाली फीलिंग आती है इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए आपको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज करना चाहिए, NaHCO3। इसको क्यों यूज कर रहे हैं, देखिए बेकिंग पाउडर है ये, मैंने आपको कहा था ना इनो में भी यही होता है, बेकिंग पाउडर जो क्या करता है, स्टमक की एसिडिटी को रिमूव करता है। तो आप इस NaHCO3 को क्या करें बेटा, डिकम्पोज करें। ये सॉल्ट कैसी नेचर का है मैं ये पता लगाना चाहता हूं, तो मैंने कहा था सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, ये H+, ये OH-, इसका फर्स्ट पार्ट प्लस, दूसरा माइनस, इस माइनस को इस प्लस के साथ ऐड कर दीजिए, क्या बन गया H2CO3, और ये क्या बना दूसरा NaOH। NaOH में NaH, जिसमें Na है वो बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। H2CO3 में कार्बन है, जिसमें कार्बन है वो एसिड कैसा है, वीक है। तो बेटा ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट, इसलिए इसकी नेचर क्या है, बेसिक। आपको रेडेंट ने, वास्प ने या हनीबी ने कट किया है
तो उनके स्टिंग में क्या था, एसिड था, इसी की वजह से आपको बर्निंग फीलिंग आई थी। तो अगर आप चाहते हो बर्निंग फीलिंग कम हो जाए तो आपको तुरंत वहां क्या लगाना चाहिए, आपको तुरंत वहां पर बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगाना चाहिए। जैसे ही आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगाएंगे, बेसिक नेचर का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करेगा, उस स्टिंग का जो एसिड आपके पास आया, रिलीज हुआ है, जिसकी वजह से आपको जलन हो रही है, बर्निंग फीलिंग आ रही है, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और आप ओके हो जाएंगे। तो ये एक और यूटिलाइजेशन हुई किसकी, पीएच की। तो आज मैंने आपको बताया पीएच स्केल क्या होती है, इस पीएच स्केल का डेली रूटीन में यूटिलाइजेशन क्या होता है। आपको मैंने ये भी बताया कि 0 से 7 में आपका गैस्ट्रिक जूस की पीएच होगी। इसके अलावा बेटा गैस्ट्रिक जूस ही क्यों, अगर लेमन जूस है, लेमन में भी तो सिट्रिक एसिड होता है ना, टोमेटो है, ऑरेंज है, इनमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ऑरेंज में तो सिट्रिक एसिड होता है और आपके टोमेटो में क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है तो एसिड। आपका कर्ड है, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। तो कर्ड है, मिल्क है, ठीक है, मिल्क से ही कर्ड बनता है ना। तो कर्ड है, मिल्क है, गैस्ट्रिक जूस है, लेमन जूस है, सिट्रस फ्रूट का जूस है, चाहे वो ऑरेंज का जूस हो, ठीक है, टोमेटो है, ये सब की पीएच क्या होती है, एसिडिक होती है, मींस लेस देन 7 होती है। प्योर वाटर आपके लिए पीएच 7 रखता है। इसके अलावा बेसिक में कौन कौन आएंगे आपका कास्टिक सोडा, NaOH था। कास्टिक सोडा कहाँ यूज होता है, वॉशिंग सॉप जो होते हैं ना आपके कपड़े धोने के, वो इसी से बनते हैं। इसका मतलब सॉप का सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक। आपका ब्लड भी कैसा है, बेसिक है। और इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको एंटासिड के रूप में यूज करते हैं, वो भी कैसा है आपके लिए, बेसिक है। NaOH, KOH, किसी भी कंपाउंड जिसमें OH हो, लाइम वाटर, ये सब क्या है आपके लिए, बेसिक है, ये याद रखने हैं। कहाँ कहाँ क्या क्या यूज है वो मैंने आपको बता दिए। अब 5 मिनट की बात और कर लेते हैं। अब बताएं आपको कि जो एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी, एसिड और बेस यूज कहाँ होते हैं, इनकी भी छोटी सी 5 मिनट की थ्योरेटिकल बात और है, वो और कर लेते हैं तो अपना टॉपिक फिनिश हो जाएगा। पीएच स्केल, इसकी डेली लाइफ में यूटिलिटी की बात तो हो गई है। हम बात कर रहे हैं, लास्ट टॉपिक एसिड बेस पढ़ा दिए थे, उनके कुछ यूजेस के बारे में। तो एक एसिड मैंने आपको बताया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 पार्ट पहले भी बताया था, और नाइट्रिक एसिड बताया था HNO3, इसका 1 पार्ट मिलके कहलाते हैं एक्वा रेजिया। इनको क्या कहते हैं, एक्वा रेजिया कहते हैं। इस एक्वा रेजिया का यूज करें तो इसमें मैंने कहा था गोल्ड और सिल्वर जैसी जो आपकी मेटल्स हैं वो भी क्या हो जाती हैं, सोल्यूबल हो जाती है। मम्मी के सुनार के पास जाती है गोल्ड स्मिथ के पास, और गोल्ड स्मिथ के पास जाती है क्यों, साहब मेरी पाजेब काली हो गई। चांदी के जो उनके ऑर्नामेंट्स हैं, सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स हैं वो ब्लैकिश हो जाते हैं, ठीक है। और गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स है लंबे समय तक यूज करने से उनकी भी जो चमक है, शाइन जो है, थोड़ी सी कम हो जाती है। इसकी सफाई कर दो तो कुछ नहीं करता, वो एक्वा रेजिया में एक बार डिप करके निकालता है, इतने में क्या होता है, सारा मैल निकल जाता है। वो एक्वा रेजिया तो उस गोल्ड और सिल्वर को भी सोल्यूबल करने की कैपेसिटी रखता है, तो इसको वो क्या समझेगा, फटाफट इसको क्या कर देगा, सोल्यूबल करेगा। यहाँ से जितनी भी इसके साथ डर्ट है सबको दूर कर देगा, ठीक है। तो याद रहे 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3 के मिक्सचर को एक्वा रेजिया कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी यूटिलिटी क्या है, यूज क्या है, ये गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट को भी सोल्यूबल करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक। दूसरा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने आपको कहा था, इसको लोकल लैंग्वेज में नमक का तेजाब कह देते हैं। तो ये जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये बॉयलर को साफ करने में, बॉयलर किसे कहते हैं, बॉयलर ऐसी चीज है जिनमें आप किसी चीज को बॉयल करते हैं, बॉयल करने से बार बार उनके अंदर एक लेयर सॉल्ट की जमा हो जाती है, उसको हटाने के लिए HCl का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा क्या होता है, सैनिटाइजेशन के लिए, आपकी जो सिंक्स है टॉयलेट्स की, उनको क्लियर करने के लिए, उनको क्लीन करने के लिए भी किसको यूज किया जाता है, HCl को यूज किया जाता है। इसके अलावा HNO3 की बात की थी, नाइट्रिक एसिड की, इसका और फॉस्फोरिक एसिड का यूज बेटा फर्टिलाइजर बनाने में किया जाता है। क्यों, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस प्रेजेंट है, जो किसके लिए काम आते हैं,
आपके प्लांट्स की ग्रोथ के लिए यूज होते हैं एनपीके, क्रिटिकल एलिमेंट कहलाते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन है और फास्फोरिक एसिड में फास्फोरस है, तो इन दोनों का यूज, डीएपी पढ़ते हो आप, तो डीएपी के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों होते हैं, तो इनको यूज किया जाता है। ठीक, अब इसके अलावा H2SO4 मैंने कहा था किंग्स ऑफ एसिड कहते हैं, किसी भी देश के डेवलपमेंट ग्रोथ को इसकी कंजप्शन से मेजर किया जाता है। जितना ज्यादा H2SO4 कंज्यूम हो रहा है उस देश की डेवलपमेंट ग्रोथ उतनी ही क्या है, बढ़िया है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड कहते हैं। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं, चाहे ऑटोमोबाइल हो चाहे टेक्सटाइल हो, हर इंडस्ट्री में इस H2SO4 को यूज किया जाता है। इसके अलावा NaOH की बात करें, NaOH का यूज जो है इसका भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में और सोप और डिटर्जेंट्स बनाने में इस NaOH को यूज किया जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की यूज जो है लाइम वाटर इसको कहते हैं। तो हम जो जिसको लोकल में जो कहते हैं ना कली करना, चूने का पानी, तो लाइम वाटर आपकी सफेदी के लिए, व्हाइट वॉश के लिए आप यूज करते हैं इसको। तो ये छोटी छोटी बातें हुई। आज का जो टॉपिक है पूरा थ्योरेटिकल था। हमने बात करी पीएच स्केल क्या था, इस पीएच स्केल का एवरीडे लाइफ में क्या यूटिलाइजेशन था, हमने एसिड और बेस के जनरल यूज के बारे में भी आज क्या कर ली, बात कर ली। ये लेसन का हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट आएगा कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट, उनके कॉमन नेम, उनके केमिकल नेम, उनके फॉर्मूले, कैसे उनको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, और क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टी है, क्या उनके यूजेस हैं, वो हम कल से स्टार्ट